तो मेरा एक मतलब फेवरेट आर्टिस्ट है, यानी कि फेवरेट सिंगर है, नाम बता ही देती हूँ, तलविंदर। जितनी पॉसिबल रिसर्च की जा सकती थी ना, मैंने सारी रिसर्च कर ली, ठीक है, सारी रिसर्च कर ली मैंने, पर्टिकुलरली सिर्फ तलविंदर के लिए कि भाई कहाँ से आए ये बंदा, क्या इतना अच्छा गाता है। मतलब जितनी भी उसकी सॉन्ग है ना, मेरे स्पॉटिफाई में जाओगे ओनली तलविंदर तलविंदर। मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं उनका नाम सुन के ना एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनका रिसर्च किया कि भाई कितने पॉडकास्ट इन्होंने दिए, कितने इंटरव्यूज इन्होंने देखे, एक बार जाने पहचाने इनको कि भाई क्या लोग हैं ये, भाई पूरा मास्क में कवर होकर आते हैं, चेहरा ही रिवील नहीं करते। मैंने बोला अच्छा ऐसा भी इंसान हो सकता है क्या, मतलब इतना क्यूट सा, इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। अगर मैं एक बार तलविंदर जी को देख लूँ तो मेरा तो दिल थम जाएगा, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी ऐसे, ठीक। ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको इंटरव्यू देने में मजा आए। तो आप किसी एक पर्सन की लाइफ में इंट्रूड कर रहे हो, उसके लाइफ को और अच्छे से जान रहे हो, शायद आप उसको एक्सेसिव तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हो, या फिर शायद चीजें ऐसी हो रही हैं जो सामने वाला बंदा नहीं चाहता कि इसके बारे में आपको पता चले, बट कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो जाकर वो चीजें पता चल रही है जो वो चाहता नहीं था, ठीक है। सपोज कर लो कि ये पेन है और ये एसी का रिमोट है, मेरे पास और कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये जो स्पेस है बीच में, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, कंबाइन हो जाएंगे, राइट। तो ना दो चीज एक दूसरे से जुड़कर खड़ी है। को बिलीव करते हैं कि भाई एम्प्टी स्पेसेस का भी यूज करो, जो 2-3 मिनट बचता है ना उसका भी यूटिलाइज करो, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंसान का क्या क्रिएटिविटी हो सकता है, क्या फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एटोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के उनके फ्लेमिंगो बुक का एक स्टोरी, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी विच इज द इंटरव्यू। अब आपको स्टोरी का नाम सुन के समझ में आ रहा होगा कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। बात यहाँ पर होने वाली है इंटरव्यूज के बारे में। तो जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें दो लोग होते हैं, एक जो इंटरव्यू ले रहा होता है और एक जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है ना। जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है ना, उसके दिमाग में बहुत तरीके के सवाल, बहुत तरीके के जवाब आ रहे होते हैं, राइट। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि पॉडकास्ट वगैरह जो भी होते हैं ना, सब नया नया चीज आ गया ना, तो पॉडकास्ट होता है। तो उसमें किस तरीके से अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी अगर उनके स्टेज पर आ रहे हैं और जो पॉडकास्ट करवा रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है उनका, तो वो कोशिश करता है कि उनके प्रोफेशनल लाइफ, उनके पर्सनल लाइफ, सब चीज के बारे में जानकारी इंटरव्यूअर को पता चल जाए, राइट। इंटरव्यू को पता चल जाए कि भाई ठीक है, मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से क्या क्या सवाल जवाब करना है, ठीक है। बट बैंड किसका बचता है पता है, जो इंटरव्यू दे रहा होता है ना। जो इंटरव्यू दे रहा है ना, उसको नहीं पता कि क्या सवाल आने वाला है, ठीक है। बट जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पता है कि मुझे क्या क्या सवाल पूछने हैं, है ना। तो अब सपोज कर लो कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक जिनको बहुत मजा आता है कि लोग मेरे बारे में जाने या पहचाने कि हम कौन है, कहां से आए हैं, मेरा पर्सनल लाइफ क्या है, प्रोफेशनल लाइफ क्या है, हम कैसे मेंटेन करते हैं, राइट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मीडिया के सामने, इंटरव्यू के सामने आने में बहुत डर लगता है। तो दे फील लाइक कि अगर हम आ गए ना पॉडकास्ट में या इंटरव्यूज में अगर चले गए तो मुझसे कुछ ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब अगर हम नहीं दे पाए, या जिसका जवाब हम जो भी दे, उसका जवाब अगर हम कुछ भी दे तो शायद लोग उसको किसी और तरीके से ले ले, राइट। अब उनके अंदर डर क्या होता है ना कि हम जिस तरीके से बैठेंगे, जिस तरीके से बात करेंगे, मेरा जो टोन होगा, मेरा जो लैंग्वेज होगा, वो सारे लोग उन सारे टोन और सारे लैंग्वेज पे जज करेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू देने आता है बैंड उसका बचता है, ना कि उसका जो इंटरव्यू ले रहा होता है, राइट। तो इस पूरे स्टोरी में ना दो कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि भाई इंटरव्यू क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मजा नहीं आता इंटरव्यूज देने में, और दूसरे पार्ट में क्या है कि दो लोग हैं, एक मुकुंद है जो इंटरव्यू ले रहा होता है, और एक जो हमारे बहुत बड़े नोवेलिस्ट हैं अमृत इको, वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जिस तरीके से इंटरव्यू देते हैं, जिस तरीके से उनको बहुत मजा आ रहा होता है, तो वहां पर समझ में आता है कि ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको इंटरव्यू देने में मजा आए, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग को बता दूं कि आपके डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, और साथ ही ऐड किया रहता है आप लोग के लिए नोट्स जो कि पूरी फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, क्लियर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि जब हम आपके सिलेबस कंप्लीशन के बाद लाइव क्लासेस करवाएंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना होगा। तो नोटिफिकेशन बेल्स को भी ऑन कर दो, क्लियर, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी कि तो कुछ टर्म्स बताऊंगी, जो टर्म की मीनिंग आपको अपने बुक में पेंसिल से अंडरलाइन कर लिख लेनी है, क्लियर, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फ्लेमिंगो की द इंटरव्यू, ओके। तो ये जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है। सिंस इट्स इन्वेंशन a little over 130 years ago, the interview has become a common place of journalism.
तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब से इन्वेंशंस हुई है ना 130 साल से, मतलब कि 130 साल से लेकर आज तक, ठीक है, तो 130 साल से लेकर अभी तक इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू जर्नलिस्ट लोगों के लिए एक बहुत ही कॉमन सी प्लेस हो गई है। अब सपोज कर लो कि जिसको इंटरव्यूज लेने होते हैं वो ऐसे नहीं आ जाता कि अच्छा ठीक है मुझे सवाल पूछने आते हैं, हम सवाल पूछने नहीं, तो वो कुछ डिग्री लिए होते हैं, तो जर्नलिस्ट होते हैं वो लोग, ठीक है ना। व्हाट इज कॉमन प्लेस? कॉमन प्लेस मतलब कि जो बहुत ही ऑर्डिनरी या नॉट यूजुअल, ठीक है, जो मतलब बहुत ही अनयूजुअल हो, अनयूजुअल सी जगह हो, ऑर्डिनरी सी जगह हो, उसे हम कहते हैं कॉमन प्लेस। क्लियर? देखो, तो जब से इन्वेंशन हुआ है यानी कि 130 साल पहले से इंटरव्यूज जो है वो जर्नलिज्म के लिए कॉमन प्लेस हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट, टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। तो आज के जमाने में जितने लोग बहुत ही पढ़े लिखे हैं, लिटरेट यानी कि जो बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि आज ऑलमोस्ट जितने लोग हैं ना, जितने भी इलिटरेट लोग हैं, जितने भी जितने भी लिटरेट लोग हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है कि वो लोग कहीं ना कहीं अपने इस जिंदगी में एक ना एक ही बारी ना वो लोग इंटरव्यू पक्का पढ़े होंगे किसी का, कि अच्छा ठीक है इस पर्टिकुलर इंसान का इंटरव्यू हुआ था, देखते हैं इसने क्या बोली, है ना। सपोज कर लो कि मैंने अभी रिसेंटली एक जन का इंटरव्यू देखा था, इंटरव्यू नहीं था, दैट वाज अ काइंड ऑफ पॉडकास्ट, तो मैंने ना सर्च की, तो मेरा एक मतलब फेवरेट आर्टिस्ट है यानी कि फेवरेट सिंगर है, नाम बता ही देती हूँ, तलविंदर, ओके। तो मैंने ना उनके बारे में बहुत रिसर्च की, मतलब जितनी पॉसिबल रिसर्च की जा सकती थी ना मैंने सारे रिसर्च कर लिए, ठीक है, सारे रिसर्च कर लिए मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ तलविंदर के लिए कि भाई कहाँ से आया ये बंदा, क्या इतना अच्छा गाता है, मतलब जितनी भी उसकी सॉन्ग है ना मेरे स्पॉटिफाई में जाओगे ओनली तलविंदर तलविंदर भरा हुआ है। और मेरे इस साल का जो आपने देखा होगा स्पॉटिफाई में नई फीचर आई हुई है कि आपने कौन से आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा सुना है इस साल, तो उसमें भी मेरे तलविंदर ही थे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं उनका नाम सुन के ना एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनका रिसर्च किया कि भाई कितने पॉडकास्ट इन्होंने दिए, कितने इंटरव्यूज इन्होंने देखे, एक बार जाने पहचाने इनको कि भाई क्या लोग हैं ये, भाई पूरा मास्क में कवर होकर आते हैं, चेहरा ही रिवील नहीं करते भाई साहब। लेकिन उसके बाद जब मैंने उनके पॉडकास्ट को देखा ना गाइस, मतलब दिल आ गया मेरा, मैंने बोला अच्छा ऐसा भी इंसान हो सकता है क्या, मतलब इतना क्यूट सा, इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कोई, ठीक है। तो मैंने उनको देखा, तो ही वॉज इन अ पॉडकास्ट, तो वो ना ऐसे आंसर्स कर रहे थे, तो उनकी आवाज जो थी जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, ठीक है, मतलब मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है, फेवरेट सिंगर है, ठीक है। तो जब मैंने उस पॉडकास्ट को पढ़ा ना, तो मैंने उसको क्यों पढ़ा, क्योंकि मेरे कोई फेवरेट पर्सन है जिसके बारे में मुझे जानना था, राइट। तो उनके बारे में जानने के लिए मैंने क्या किया, उनके पॉडकास्ट या उनके इंटरव्यूज को देखा। अब बिलीव नहीं करोगे, पूरे यूट्यूब, वेबसाइट, आर्टिकल्स, हर जगह पढ़ ली मैंने, सिर्फ एक पॉडकास्ट दिखा उनका, ठीक है, और वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है। तो मैंने उस पूरे एक पॉडकास्ट पे ना उनके बारे में सब कुछ जान लिया कि कहाँ से है, क्या करते हैं, उनका बचपन कैसा था, किस तरीके से वो सिंगिंग में आए, किस तरीके से वो इतने अच्छे आर्टिस्ट बन गए, ठीक है। एंड सल्यूट है भाई, मतलब अगर मैं एक बार तलविंदर जी को देख लूँ तो मेरा तो दिल थम जाएगा, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो सिंपल है, तो मैंने उनके बारे में जानने के लिए उनकी एक इंटरव्यू देखी। तो यहाँ पर सिंपल है कि अगर आपकी कोई फेमस पर्सन है, कोई फेमस आर्टिस्ट है, कोई फेमस राइटर है, ऑथर है, डायरेक्टर है, तो आपका इच्छा कभी ना कभी तो किया होगा कि उनके इंटरव्यूज या उनके पॉडकास्ट को देखे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये की जा रही है कि जिसको आपको जानना होगा ना, आप उनको उनके इंटरव्यू से जान लोगे कि भाई उनका पर्सनालिटी कैसा है, वो किस तरीके के इंसान है, राइट। देखो, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन द लाइफ। तो हमने कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरव्यूज तो पढ़ा ही होगा, कोई ना कोई इंटरव्यूज तो देखा ही होगा, राइट। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. अब क्या हुआ ना कि ये बात हमें पता है कि कुछ सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बारी इंटरव्यूज देते हैं, ठीक है, मतलब उनका इंटरव्यूज आपको बहुत सारा दिखेगा, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरव्यूज आपको शायद ही दिखे, या फिर दिखे भी तो सिर्फ एक दिखे, जैसे कि मुझे सिर्फ एक ही दिखा था, ठीक है, उसमें ही हम पूरा सेटिस्फाइड हो चुके थे। तो कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि भाई मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में ना लोग जाने, तो वो इंटरव्यूज देने जाते हैं रेगुलर। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं है कि भाई मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में मैं छिपा के रखना चाहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो वो लोग रेगुलर इंटरव्यूज नहीं देते, वो शायद कुछ सालों में एक बार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू। तो बहुत ही मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना कि इंटरव्यू का ओपिनियन क्या है, ठीक है, उसके फंक्शंस, उनके मेथड्स, उनके मेरिट्स, मतलब इंटरव्यू लेने का क्या एडवांटेजेस है।
तो ये सब कुछ हमें बहुत ही मुश्किल से पता चलती है, वेरी कंसिडरेबली. Some might take quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and its practice and art. Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion to their lives or feel that it somehow diminishes them. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then no one is stealing that person's soul. देखो ये पूरी जो 5-6 लाइन है ना, बहुत अच्छा मीनिंग होल्ड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है. एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है, कुछ चीज जो बहुत ही एक्सेसिव हो, ठीक है. डेस्पाइस का मतलब क्या होता है, हेटरेट, डिसलाइक, क्लियर. अनवारंटेड का मतलब क्या होता है, जो कि जस्टिफाइड ही नहीं है, नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, एक्शन ऑफ इंट्रूडिंग, किस तरीके से आपको जज किया जा रहा हो, ठीक है. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, एंशिएंट या फिर ओल्डन डेज, ठीक है. अभी देखो तो क्या बोला गया यहाँ पे कि वन माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स. तो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बोलते हैं कि यार ये इंटरव्यूज में ना कुछ चीजें बहुत ही एक्सेसिव होती है, तो इतना कुछ एक्सेसिव होना जस्टिफाइड नहीं लगता. तो दो तरीके के लोग हैं ना, एक सेलिब्रिटीज जो रेगुलर जा रहे हैं और कुछ को लग रहा है कि भाई ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो तो मेरे बारे में, मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, जितना मैं चाहता नहीं हूं कि तुम्हें पता चले, ठीक है. और कुछ लोग हैं कि भाई ठीक है चलो जो पूछना है पूछो भैया, मुझे कोई चीज का डर नहीं लगता, जितने लोग मुझे जो मेरे बारे में जितने चीजें जानेंगे ना अच्छा है, ठीक है. देखो तो क्या होता है, तो कुछ लोग क्लेम करते हैं कि भाई एक्सेसिव हो जाता है बहुत बार इंटरव्यूज में, ठीक है ना, और बोलते हैं कि किस तरीके से एकदम हाईएस्ट फॉर्म में पहुंच जाते हो आप लोग. अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, और जिस तरीके से एक सच्चाई बाहर आती है, एक चीज का पता चलता है कि अच्छा ठीक है ये बंदा यहाँ पे भी किया था, अच्छा तो फिर हम कनेक्ट कर पाते हैं, अच्छा अगर इसने ऐसी बातें बोली है ना तो पक्का ये यहाँ से उठ के आया होगा. तो आप किसी एक पर्सन के लाइफ में इंट्रूड कर रहे हो, उसके लाइफ को और अच्छे से जान रहे हो, शायद आप उसको एक्सेसिव तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हो, या फिर शायद चीजें ऐसी हो रही हैं जो सामने वाला बंदा नहीं चाहता कि बारे में आपको पता चले, बट कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो जाकर वो चीजें पता चल रही है जो वो चाहता नहीं था, ठीक है. देखो अदर्स, यूजुअली सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, जो अपने आप को सोच लेते हैं कि भाई इंटरव्यूज के ना विक्टिम हो चुके हैं हम, ठीक है, बोलते हैं कि यार ये अनवारंटेड मतलब कि जिसका जरूरत नहीं हो. तो ये एक ऐसी चीज है जिसका जरूरत नहीं है, एक ऐसी चीज है जिसमें हम जानबूझकर किसी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं. तो दो तरीके के लोग मैंने बताया ना आप लोग को. देखो somehow diminishes them. Just in some primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, तो कुछ कुछ चीजें ना ऐसी है कि अगर हम पुरानी बात की बातें करें तो ऐसा बोला गया है कि कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि अगर सपोज कर लो कि आपने किसी की तस्वीर ली है, ठीक है, आपने किसी की तस्वीर ले ली, अब आप उसके फोटो से आइडेंटिफाई कर दोगे, अच्छा ये बंदा देख के तो बहुत ही शांत लग रहा है, यार ये लड़की देख के तो बहुत ही बकबक करने वाली लग रही है, राइट. तो ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के फोटो से जज कर लेते हैं. तो सोचो आप अगर फोटो से जज कर रहे हो तो आप किसी की भाषा से, उसके कंटिन्यूअस 1-1.5 घंटे के इंटरव्यू से कितना जज कर लोगे इंसान को, राइट. जैसे सपोज कर लो मैं आपसे भी, आपके लिए अभी वीडियोस मैंने अगर पोस्ट कर रही हूँ, सपोज कर लो आप मुझे अभी देख रहे हो, तो आप ना समझ गए होगे कि अच्छा ठीक है तो मैम ना ऐसी है, ठीक है. तो आप किसी की फोटो देख के जो पोर्ट्रे करते हो ना दिमाग में, तो ये जो सडन पोर्ट्रे होता है, राइट, कि सपोज कर लो आपने किसी की फोटो देखी, अच्छा ठीक है ये ऐसा दिखता है ना, पक्का ये बहुत खड़ूस होगा, बहुत बदतमीज होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा. तो हमने ना दिमाग में पहले खिचड़ी पुलाव बना रखी होती है, अच्छा ठीक है तस्वीर देख के ही आइडेंटिफाई कर लो कि बंदा कैसा है, ठीक है. देखो somebody then one is stealing that person's soul. तो ऐसा लगता है कि आप किसी इंसान को ना उसके सोल के अंदर से पूरा छीन के लेके आ रहे हो, पहचान गए हो, ठीक है. तो इंटरव्यू इस तरीके की चीज है, तो इट कैन बी हार्मफुल एंड इट कैन बी अ पॉजिटिव चीज भी हो सकती है ये, ठीक है. नेक्स्ट वीएस नेपॉल फील्स. अब देखो कुछ कुछ ना फेमस आर्टिस्ट, फेमस राइटर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि दूसरे आर्टिस्ट इंटरव्यूज के बारे में क्या सोचते हैं, क्लियर. पहले कौन आ गए, वीएस नेपॉल. देखो feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. तो क्या बोलते हैं कि वीएस नेपॉल के अनुसार, इनके हिसाब से ये क्या कहते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यूज में इतने ज्यादा अनसर्कल्ड हो चुके हैं कि ये भूल जाते हैं अपने आप को, इनके खुद के पार्ट, मतलब इनके खुद के कुछ इंटरव्यूज के जो पार्ट है वो, मतलब सपोज कर लो कि अगर वीएस नेपॉल है वो खुद जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो अगर मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ इंटरव्यू देते जा रहा है, तो वो अपना खुद का कुछ पार्ट जो है वो लूज कर देगा. लुइस कैरल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड. अब आपने देखा होगा एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी बहुत अच्छी है, ठीक है. तो लुइस कैरल जो है उन्होंने ये स्टोरी को, इस बुक को लिखा है, वाज सेड टू हैव हैड द जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड. तो एक बार इन्होंने इंटरव्यू दी थी,
तो उनका ये इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ, उतना खास अच्छा नहीं हुआ। तो तब से ना ये बहुत ज्यादा हॉरिफाइड है, यानी कि बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इंटरव्यूज देने से। तो उस वक्त जब उनका एक इंटरव्यू बहुत खराब हो गया था, लोगों ने उनको बहुत जज किया, तब से लेकर अभी तक वो इंटरव्यू नहीं देते। उनका इंटरव्यू को लेकर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब था। ठीक है, इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग lionized which made him thus repel would be acquaintances. It was his horror of being lionized. अब देखो lionized का मतलब क्या होता है, give a lot of public attention and approval. तो उनको लगा ना कि भाई ठीक है, मैंने ना शायद ज्यादा ही पब्लिक अप्रूव, मतलब पब्लिक को अप्रूवल देने के बारे में उनको ज्यादा राइट्स दे दिया है। ठीक है, देखो line which made him thus repel would be acquaintances, interviews and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. तो बात क्या की जा रही है यहाँ पे कि उनके अनुसार ठीक है भैया मैंने दे दिया इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा बहुत ही हॉरिफिक एक्सपीरियंस था, वो बहुत खराब था, ठीक है, बट अब मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं इंटरव्यूज क्यों दूं। अगर लोगों को मुझे पहचानना है तो वो मेरे राइटिंग स्किल से मुझे पहचानेंगे, राइट, तो वो मेरे मतलब मेरा सक्सेसफुल चीजों से पहचानेंगे। मैं इतना सक्सेस हो जाऊंगा, मैं इतना आगे बढ़ूंगा ना अपनी जिंदगी में कि लोग उस चीज को देख के अम्यूज हो जाएंगे। तो उनके अनुसार क्या बोलते हैं वो कि भाई इंटरव्यूज, जो हमारे ल्यूइस कैरल बोलते हैं कि भाई इंटरव्यूज ठीक है, मेरा बहुत ही हॉरिफिक एक्सपीरियंस था, वो सब तो ठीक है, बात का बात है, बट मैं चाहता हूं कि अब अगर कोई मुझे जाने तो इंटरव्यूज के थ्रू ना जाने, वो मुझे जाने मेरे वर्क के पीछे, मतलब मैं जो काम कर रहा हूं उस तरीके से वो मुझे पहचान पाए। ठीक है, देखो V.S. Naipaul, known as contemporary writer in his travel books and his documentary works. अब जो V.S. Naipaul है तो ये अपने कुछ डॉक्यूमेंटरी, अपने कुछ राइटिंग स्किल से He presents his impressions of the country. तो ये क्या करते हैं, ये अपने कंट्री के इंप्रेशंस को प्रेजेंट करते हैं, of his ancestors that is India. He received the Nobel Prize in Literature in 2001. तो ये V.S. Naipaul के बारे में हमने कुछ कुछ चीजें को जान ली है। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट, Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. तो Rudyard Kipling जो है इनका कुछ बहुत ज्यादा ही बुरा एक्सपीरियंस था, अब इनका कुछ ज्यादा ही खराब एक्सपीरियंस था। ठीक है, देखो एटीट्यूड टुवर्ड्स his wife Caroline writes in her diary of 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. अब क्या होता है ना कि इनकी वाइफ जो है कैरोलिन, रडियार्ड किपलिंग की जो वाइफ कैरोलिन है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने अपने डायरी 14 अक्टूबर 1892 में लिखा था कि इनका एक दिन पूरा रुइन हो चुका था, पूरा खराब हो चुका था। किसके वजह से, उन दो रिपोर्टर्स की वजह से, जो रिपोर्टर्स बॉस्टन से आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बात की जा रही है कि इनका कुछ ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है। इनकी वाइफ कैरोलिन जो है वो कहती हैं कि एक बार इनका दिन पूरा रेक्ड हो चुका था। देखो रेक्ड का मतलब लिखा है डिस्ट्रॉयड और सिवियरली डैमेज्ड, मतलब जो बहुत ही बेकार दिन हो, मतलब दिन का पूरा वेस्टेज हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर कैरोलिन जो वाइफ है वो डायरी में लिखती है, कब लिखती है, 14 अक्टूबर 1892 को, कि उनका एक दिन पूरा रेक्ड हो चुका था, पूरा बर्बाद हो चुका था, डैमेज हो चुका था। और वो किसने की थी डैमेज, वो दो इंटरव्यूअर्स ने, जो दो इंटरव्यूअर्स बॉस्टन से आए थे। क्लियर, ओके। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed?" अब देखो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं इंटरव्यू देने से क्यों मना करती हूं हमेशा, because it is immoral, it is crime, just as much of crime as an offense against my person. तो बोलती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये खुद से सवाल बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं इंटरव्यू देने से क्यों मना करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ना इंटरव्यूज देना इंटरव्यूअर के लिए, इंटरव्यूअर खुद एक क्राइम है। ठीक है, तो वो जो हमसे आगे सवाल जवाब कर रहे हैं ना, तो वो मुझे एक क्राइम लगता है। ठीक है, as an assault and just as much merits punished, it is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. तो क्या कहते हैं वो कि यार पता है ऐसे ना कोई इज्जतदार आदमी नहीं करता। ठीक है, रिस्पेक्टेबल पर्सन जो है ना वो सोचता है कि मैं सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट दूं, खुद भी रिस्पेक्ट अर्न करूं, बट ये जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, ये क्राइम कर रहे हैं हमसे सवाल जवाब पूछ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो मुझे अगर इंटरव्यूज देना पसंद नहीं है तो उसका रीजन ये है कि आई थिंक दैट दीज थिंग्स आर लाइक अ क्राइम। ठीक है, रडियार्ड किपलिंग, अ प्रोलिफिक राइटर। अब देखो हम इसी बारे में जानेंगे, इनके बारे में कि ये कौन है। ये एक प्रोलिफिक राइटर हैं जिनको हम पोएट ऑफ द कॉमन सोल्जर्स से जानते हैं। ठीक है, किपलिंग्स का एक और बुक है जंगल बुक, जो कि स्टोरी है किम्बालोहारा और उनके एडवेंचर्स के बारे में। ठीक है, इन द हिमालयज इज कंसिडर्ड अ चिल्ड्रंस क्लासिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो इनका बुक है जंगल बुक, तो ये मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत अच्छा इनका रिव्यूज आता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली रडियार्ड किपलिंग के बारे में। क्लियर, ओके।
नेक्स्ट देखो, H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing audience. अब देखो यहाँ पे H.G. Wells भी एक अनदर पर्सन है, ठीक है, बात कर लेते हैं हम. एन इंग्लिश नोवेलिस्ट, तो ये नोवेलिस्ट है, ये जर्नलिस्ट है, सोशलिस्ट है, हिस्टोरियन है, ठीक है, और वो अपने साइंस फिक्शंस के लिए जाने जाते हैं. वेल्स बेस्ट नोन बुक्स आर, इनका कुछ कुछ बहुत अच्छा बुक्स है. कौन कौन सा बुक है देखो, एक है टाइम मशीन, ठीक है, एक है इनविजिबल मैन, एक है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है. तो ये है H.G. वेल्स. तो ये कौन क्या थे देखो, वो एक नोवेलिस्ट थे, एक जर्नलिस्ट थे, एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एक हिस्टोरियन थे, ठीक है. इनको इनके वर्क के लिए जाने जाते हैं. और सबसे इनका बेस्ट नोन बुक्स कौन कौन सी है, टाइम मशीन एक इनकी अच्छी सी बुक है, एक इनविजिबल मैन है, एक कौन सी है, वॉर ऑफ दी वर्ल्ड्स, ठीक है. अब देखो जोसेफ स्टेलिन कौन है, ये ग्रेट रशियन रिवॉल्यूशनरी है और एक बहुत ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर है, मतलब बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर है, ठीक है. सॉल बेलो देखो कौन है, एक प्ले राइट एज वेल एज ए नोवेलिस्ट, तो प्ले लिखते हैं ये, ठीक है, और साथ ही ये नोवेलिस्ट है. बेलोज वर्क वेर इन्फ्लुएंस्ड वाइडली बाय वर्ल्ड वॉर 2, तो इनका जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, उससे इनका राइटिंग्स जो है वो और भी इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है. अमॉन्ग हिज मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स आर एज यू मार्च एंड मॉसेस, तो जितनी भी कैरेक्टर्स इन्होंने अपने स्टोरी में इंट्रोड्यूस की है, सबसे फेमस कौन सी थी, मार्च एंड मॉसेस. ही पब्लिश्ड शॉर्ट स्टोरीज, तो ये शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करते हैं जो कि यिदिश से ट्रांसलेट हुआ है, और साथ ही इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में इन द ईयर 1976. तो आपको 4-5 ऐसे राइटर्स के बारे में बात करनी होगी, पता करना होगा इनके बारे में. अगर आपके आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है. H.G. वेल्स, जोसेफ, सॉल बेलो, और जो आगे हमने जिस राइटर्स के बारे में बात की है उन सबको अच्छे से बार आप लोग रीड कर लेना. क्लियर, ओके. इन एन इंटरव्यू, तो इनका एक इंटरव्यू हुआ था 1894 में जिसका नाम था इंटरव्यूइंग ऑडियल, ठीक है ना. ऑडियल का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही अनप्लीजेंट और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस. तो इनका खुद का भी एक बहुत अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस था इस इंटरव्यू से, ठीक है. इन्होंने उसको नाम दे दी कि भाई एक ऑडियल इंटरव्यू हुआ था मेरे साथ, ठीक है. तो एक अनप्लीजेंट या कोई भी बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस हो तो उसे हम ऑडियल कहते हैं. नेक्स्ट, बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग. अब क्या होता है, एक बहुत ही फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू था, ठीक है, और एक 40 years लेटर उनको पता चलता है कि वो इंटरव्यू सेल्फ इंटरव्यूइंग करते हैं. Joseph Stalling, Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless one described interviews as being like thumbprints. अब क्या कहते हैं वो कि ये जो जोसेफ स्टालिन है ना, इनका इतने बड़े राइटर हैं भाई, इतने बड़े नोवेलिस्ट हैं, साथ ही सॉल बेलो, तो ये इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज मतलब आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं. तो इनके बारे इनका जब इंटरव्यूज हुआ था ना, तो इन्होंने कभी भी अपने इंटरव्यूज में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया कि किस तरीके का इंटरव्यूज होता है, ठीक है. Yet, despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication. तो क्या कहते हैं कि देखो इंटरव्यू कितना भी बेकार हो, उसका कितना भी नेगेटिविटी हो, उसका कितना भी डीमेरिट्स हो, ड्रॉबैक्स हो, डिसएडवांटेजेस हो, जो भी कहो आप, ठीक है, कितना भी डिसएडवांटेजेस हो, बट ये बात तो फैक्ट है कि ये बहुत ज्यादा ही ये बहुत ज्यादा ही क्या करता है, सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, कि मतलब हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं. क्लियर. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis Brain, another writer, another novelist, has written. तो इन्होंने क्या बोली है, almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. तो यहाँ पर क्या होता है देखो, ये क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, ठीक है. तो कैसे होता है इंटरव्यू की, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको उसका सवाल का जवाब देना है, राइट. तो वही कह रहे हैं वो कि एक मैन आस्किंग, एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से क्वेश्चन करता है. बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरव्यूअर है, द इंटरव्यूअर क्या करता है, एक बहुत ही पोजिशनल, मतलब एक बहुत ही पावरफुल प्लेस होल्ड करता है वो, क्योंकि वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, राइट. तो वही कहते हैं हमारे डेनिस ब्रे, ओके, ब्रायन. तो ये था हमारे कुछ इसमें बहुत सारे, देखो मैंने इसको अलग से क्यों लिखवाया ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल आपको नोवेलिस्ट के बारे में पता चलेगा, राइटर्स जो स्टोरी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज एक्सेट्रा. तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोगों को, ठीक है. देखो नेक्स्ट, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज. अब देखो यहां पर हम पार्ट 2 में आ गए हैं, तो ये हमारा है पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी. तो हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी थी वो था कि इंटरव्यू होता क्या है, लोग क्या सोचते हैं इंटरव्यू के बारे में, और कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं इंटरव्यू दो,
कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इंटरव्यू का ड्रॉबैक्स है बट कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भाई सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही है इसके। ठीक है, अब हम आगे पार्ट 2 में जहां पे 2 कैरेक्टर्स होंगे, हम उनके बारे में सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अमृत रॉय को क्या बोलते हैं, देखो मैं प्रोफेसर हूं, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडे, जो संडेज को नोवेल्स लिखता है। ठीक है, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अमृत्रो इको। अब क्या बोलता है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है मैंने कहां से निकाली है, ये एक्सट्रैक्ट मैंने एक मतलब सिंपल है, ये जो एक्सट्रैक्ट हम अभी पढ़ेंगे ना, जो इंटरव्यू होगा वो कहां से आया है, अमृत्रो इको के इंटरव्यू से आया है। मतलब ये इनका इंटरव्यू हो रहा था तो हमने वहां के एक एक्सट्रैक्ट को यहाँ पर ले आया। इंटरव्यूअर कौन है, इंटरव्यू है मुकुंद पद्मानाभन फ्रॉम द हिंदू, तो ये पेपर का नाम है। ठीक है, ये यहां से आया इंटरव्यू लेने, द हिंदू। अमृत्रो इको जो है वो प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना in Italy, had already acquired a formidable reputation as scholar for his ideas on semiotics। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पर कि हम जो अमृत्रो इको के बारे में पढ़ेंगे, अभी जो इंटरव्यू उनके बारे में देखेंगे कि उनके बारे उनसे क्या क्या इंटरव्यू हुई थी, क्या सवाल जवाब किया गया, तो उसमें सिंपल सी बात है कि ये कौन है, ये बोलोग्ना के यानी कि इटाली की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। क्लियर, नाउ इनका ऑलरेडी बहुत इज्जत है, इन्होंने बहुत रेपुटेशन जो है वो अर्न की है, बहुत इज्जत इन्होंने कमाया है एज अ स्कॉलर। और क्यों कमाया है इन्होंने वो इज्जत, सेमियोटिक्स। नाउ सेमियोटिक्स का मतलब क्या होता है, जो स्टडी ऑफ साइंस कह सकते हो उसे हम कहते हैं सेमियोटिक्स। साइंस नहीं, आई मीन देखो मैं बता देती हूँ, स्टडी ऑफ, हाँ लिख सकती हो साइंस, स्टडी ऑफ साइंस, हाँ ठीक है, सेमियोटिक्स। ठीक है, तो सेमियोटिक्स इन्होंने स्टडी ऑफ साइंस की है। क्लियर, अच्छा वहां पे तो लिखा ही है स्टडी ऑफ साइंस। लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन इनकी बहुत अच्छी है। मीडिएवल एस्थेटिक, ना मीडिएवल मतलब क्या होता है, मीडिएवल मतलब होता है मिडिल एज। ठीक है, मिडिल एज जो हिस्ट्री थी ना उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई, बहुत सारा पता करके रखा है इन्होंने। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखी है। क्या क्या है देखो, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट है, एसेज है, चिल्ड्रंस बुक है, न्यूज़पेपर है। His written output is staggeringly large and wide-ranging। तो इनका जो आर्टिकल्स है बहुत ज्यादा मतलब शॉकिंग है, बहुत ज्यादा एस्टॉनिशिंग कह सकते हैं। देखो ना मीनिंग लिखा हुआ है, एस्टॉनिशिंग और शॉकिंग डिग्री। ठीक है, देखो he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publications of the name of the rose। तो इनको ना एक बहुत अच्छा पोजीशन मिल गया था जब इन्होंने पब्लिश की थी एक बुक द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये जो उन्होंने पब्लिश की थी द नेम ऑफ द रोज, इसके 10 मिलियन, ठीक है, इसके 10 मिलियन कॉपी जो है 10 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुके थे। ठीक है, सोल्ड हो चुके हैं 10 मिलियन कॉपीज। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर हम जो बात करेंगे अमृत्रो इको के बारे में, तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई आपने जो द नेम ऑफ द रोज पब्लिश की थी उसके 10 मिलियन कॉपी सेल हो गए। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। इंटरव्यूअर जो है मुकुंद, वो इनसे कुछ सवाल जवाब करेगा। ठीक है, मतलब करेगा, सॉरी। नेक्स्ट देखो मुकुंद, अब जो इंटरव्यूई है वो पूछ रहा है, इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड। तो वो ना एक इंग्लिश नोवेलिस्ट के बारे में बात करते हैं, शुरू करता है कि याद है या पता है, एक इंग्लिश नोवेलिस्ट है एकेडमिक डेविड लॉज, एक बार बताए थे, उनके हिसाब से उन्होंने एक बार बताया था, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। तो मुकुंद कह रहा है ना कि जो भी इंटरव्यूअर हाँ, तो मुकुंद कह रहा है आई एम सो सॉरी, वेट पानी पी लेते हैं। तो मुकुंद कह रहे हैं यहाँ पे, उनसे पूछ रहा है अमृत्रो इको को कि एक बार ना किसी एक बहुत महान इंसान ने ऐसा बोला था कि कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान मल्टीटास्किंग कर ले, कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान एक ही साथ इतना सारा चीज में अच्छा हो जाए। ठीक है, अमृत्रो इको, मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम डूइंग द सेम थिंग। तो अमृत्रो इको से बोलते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर ऐसा इंप्रेशन है कि मैं बहुत सारी चीजें साथ में कर सकूं, बट एट लास्ट तो मैं यही सोचता हूँ, यही सोच के कन्विंस हो जाता हूँ कि मैं तो एक ही काम बार बार कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई मल्टीटास्किंग नहीं है, मैं एक ही काम को बार बार करता हूँ, इट्स नॉट मल्टीटास्किंग।
मुकुंद, which is क्या है? अम्बत्रिकु। नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो अब यहाँ पे ना बातचीत हो रही है तो अम्बत्रिकु बोलता है अच्छा हाँ ये है बात जो की है तुमने, ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels। तो कहते हैं क्या, ये देखो मेरे ना कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, ठीक है, और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट का मतलब क्या था, देखो स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। तो इनका रियलिटी के लिए जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है उस चीजों के लिए इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है मेरा ना फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और मैंने मेरे अकेडमिक, ठीक है, अकेडमिक वर्क और नोवेल से इसको हासिल किया है। मैंने फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट कहां से हासिल किया, फिलोसॉफिकली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा क्यों है, क्योंकि मैंने ये हासिल किया अपने पूरे एकेडमिक वर्क से, ठीक है। नेक्स्ट, इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। अब वो तो कितनी अच्छी बात कहते हैं कि और तुम देख सकते हो मेरी सारी बुक्स को, तो बातचीत हो रहा है ना, इंटरव्यू हो रहा है, तो वो कहते हैं कि और तुमने देखा होगा मेरे बुक्स में कि मैं वायलेंस क्रिएट नहीं करता, मेरे सारे ही राइटिंग्स, मेरे सारे ही वर्क में कोई भी तरीके का लड़ाई नहीं रहता, सिर्फ पीस होता है। देखो क्या कहते हैं, इवन मेरा जो बुक्स है वो चिल्ड्रन लोगों के लिए, अगर मेरा बुक कोई बच्चा पढ़ रहा है ना तो भी मैंने बुक को ऐसे लिखा है कि उस बुक में कोई भी नॉन वायलेंस नहीं है और साथ ही उसमें क्या है, पीस है, ठीक है। यू सी सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट के साथ ही मैंने सारी स्टोरी लिखा है, ठीक है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, बट हाँ एक बात तो है, मेरे पास एक बहुत अच्छा सीक्रेट है। नाउ सीक्रेट क्या है? डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम इस यूनिवर्स से जो एम्प्टी स्पेसेस है उसको अगर तुम हटा देते हो तो तुम्हें पता है क्या होगा? आप इमेजिन करो क्या हो सकता है। सपोज कर लो कि कैसे एक्सप्लेन करें, सपोज कर लो कि ये पेन है और ये एसी का रिमोट है, मेरे पास और कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये जो स्पेस है बीच में, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा? कंबाइन हो जाएंगे, राइट। तो ना दो चीज एक दूसरे से जुड़कर खड़ी है, एक दूसरे से टच होकर खड़ी है, राइट। अगर मैं इस स्पेस को नहीं हटाती तो दोनों अलग अलग रहते, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात हुई है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं मित्रों को, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम इस दुनिया से सारे एम्प्टी स्पेसेस को, पूरे यूनिवर्स से सारे एम्प्टी स्पेसेस को हटा दे तो क्या होगा? क्या होगा? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स। और एटम्स में हमने पढ़ा है ना कि एटम्स में स्पेसेस होती हैं, ठीक है। और अगर हम सारे ही एटम्स से स्पेसेस हटा दे तो क्या होगा? ठीक है, यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो तुम्हें पता है यूनिवर्स ना मेरे फिस्ट की तरह हो जाएगी, फिस्ट, दिस इज कॉल्ड फिस्ट, ठीक है। सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स। तो वैसे ही हमारे जिंदगी में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो मैं क्या करता हूं, एम्प्टी स्पेसेस मिला, कुछ एम्प्टी स्पेसेस है उसको यूटिलाइज कर लो, ठीक है। तो ये उनका टेक्निक है, ये उनका आइडिया है। आई कॉल देम इंटरेस्टिसाइज, ठीक है। इंटरेस्टिसाइज का मतलब क्या होता है? स्पेस या फिर गैप। An empty space, I walk in empty space. While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. तो अब ना देखो वो कहते हैं क्या है कि पहले तो वो ये बात कह रहे थे ना कि अच्छा ठीक है तुम्हें पता है मैंने तो बहुत सारी बुक्स लिखी है, फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट मेरा कहाँ से आया, मेरे वर्क से, एकेडमिक वर्क से आया है, ठीक है। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे पास लेकिन ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया क्या है कि अगर हम अपने जिंदगी से सारे एम्प्टी स्पेसेस को हटा दे तो ये पूरा यूनिवर्स मेरे फिस्ट की तरह हो जाएगा, ठीक है। मेरे फिस्ट की तरह पूरा यूनिवर्स हो जाएगा, इतना छोटा सा हो जाएगा। बट अब ना एक एग्जाम्पल वो देते हैं कि तुम्हें पता है कि जब तक तुम एलिवेटर का वेट करोगे ना कि एलिवेटर आई एम सो सॉरी जब तक तुम वेट करोगे ना एलिवेटर का क्या हो रहा है कि एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर आए या फिर थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाए, उतने देर में मैं एक नोवेल लिख चुका हूँ। मैं एक, देखो क्या कहते हैं, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। तो वो हंसते हैं ये बात कह के कि जितने देर में तुम थर्ड से फर्स्ट फ्लोर के लिफ्ट के आने का वेट करोगे उतने देर में आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख दी, और फिर वो हंसने लगते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। और तुम्हें पता है कि ये सब कुछ नहीं कर सकता, सब कोई नहीं कर सकता। तो मुकुंद इनका जवाब देता है कि हाँ सही बात है, और ये काम सारे लोग नहीं कर सकते कि भाई थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर के लिए लिफ्ट के वेट कर रहे हैं हम, उधर देर में कोई एक आर्टिकल लिख दे, ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए, ठीक है।
योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपका जो ये नॉन फिक्शनल राइटिंग है ना सर, योर स्कॉलरली वर्क, आपका जो स्कॉलरली वर्क है, हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। तो ये ना आपके बारे में एक बहुत ही पर्सनल क्वालिटी बताती है। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल विच इज इनवेरिएबली डिसपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। और ये बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा बोरिंग है। Have you consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? तो आपने इसको कहीं से अडॉप्ट किया ऐसी एबिलिटीज को, या फिर नेचुरली ही आप ऐसे हो, ठीक है। नंबर 3 को, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn lot of certain subject, then they make a lot of false hypothesis. अब देखो, जब ये सवाल जवाब करते हैं ना, जब मुकुंद इनसे कुछ सवाल कर रहा होता है, तो मित्र को क्या बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैंने ना अपनी पहली डॉक्टरल डिसर्टेशन लिखी थी इटाली में, और मेरे एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मेरे को वो चीज को पढ़कर उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला स्कॉलर्स अपने सब्जेक्ट से बहुत कुछ लर्न करता है और ना फिर एक फॉल्स हाइपोथेसिस बनाता है ना। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक थ्योरी, ठीक है। देखो, then they correct them and at the end they put the conclusions. You on the contrary told the story of your research even including your trials and errors. तो ये बातें जो वो कह रहे हैं ना मित्र को, ये उनका नहीं है, ये उनके प्रोफेसर का बात है, जो वो बता रहे कि अरे एक बार की बात है, मेरे प्रोफेसर ने मुझे ऐसी ऐसी चीज बोली थी, ठीक है। क्या बोलते हैं कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला था, और तुम एक ऐसे इंसान हो, तुमने जो अपनी स्टोरी बताई है, तुमने अपने ट्रायल्स और एरर्स को इसमें इंक्लूड किया है। तो ये सब कुछ बता रहे हैं हम मित्रों को कि उनके प्रोफेसर उनको क्या कहते थे, ठीक है। At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertations as a book, which meant he appreciated it. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. अब देखो वो क्या बोलते हैं, एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी रिकॉग्नाइज कर ली, किन्होंने, उनके प्रोफेसर ने ये भी रिकॉग्नाइज कर ली कि आई वॉज राइट, कि हाँ मैं सही था और मैंने पब्लिश जो की थी वो बिल्कुल सही था एज अ बुक विच मेंट टू बी अप्रिशिएटेड। तो उन्होंने मुझे जो भी बताया तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ मैंने जो भी लिखा वो अप्रिशिएबल था, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। तो वो क्या कहते हैं, और उस वक्त उस पॉइंट पे मुझे लगा, एज ऑफ 22 पे आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया कि स्कॉलरली बुक्स वैसे ही लिखना चाहिए जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। By telling the story of the research, this is why my essays always have a narrative aspect. और पता यही रीजन है कि मेरा essay इतना narrative क्यों रहता है, ठीक है। And this is why probably I started writing narratives so late. और तुम्हें पता है कि यही चीजें हैं, अब लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से समझ में आता है ना उनको कि अच्छा ठीक है ऐसी चीजें भी होती है दुनिया में। तो यहाँ पर जो अमृत रोय को है वो क्या कहते हैं कि यही रीजन है कि मैंने अपने नॉवेल्स को बहुत ही लेट लिखना शुरू किया। देखो, दिस इज वाई आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स सो लेट, नरेटिव्स यानी कि नॉवेल्स, ठीक है। और कब शुरू किया उन्होंने नॉवेल्स लिखना, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। तो जब वो 50 साल के थे या बराबर थे तब उन्होंने लिखना शुरू किया था। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थ्स was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. तो उनको याद है, वो अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा दोस्त था रोलैंड बार्थ्स, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, ठीक है, और वो एक एसेइस्ट था, एक नोवेलिस्ट था। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. तो मेरा जो वो दोस्त है ना, उसको बहुत ही पसंद था कि वो क्रिएटिव राइटिंग्स करे, तो उसका इच्छा था कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन वो ऐसा चीज करेगा, बट क्या पॉसिबल हो पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उसका डेथ हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं भाई कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो काम करना है आज ही करके खत्म करो, ठीक है ना। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन अपने लाइफ में कभी नहीं हुई जितना मुझे ये जान के हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड जो है उसको कुछ क्रिएटिव राइटिंग करनी थी, बट वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसका डेथ हो चुका था, ठीक है। आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाय एक्सीडेंट, तो मैंने ना ऐसे सोच कर नोवेल्स लिखना शुरू नहीं किया था, बाय एक्सीडेंट नोवेल्स लिखा। तो ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया नोवेल लिख दिया, ये नहीं है, ठीक है। क्या है ये, देखो कि ऐसे अचानक बैठे बैठे मैंने लिखना शुरू किया और मैंने लिख दी, ठीक है। सोचा नहीं था कि लिखूंगी या लिखूंगा, ठीक है, बट बाय एक्सीडेंट लिखने बैठा था और लिखते लिखते मैंने ऐसे जो नोवेल्स है वो लिख दी थी। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, और यही बात है कि मेरे पास कुछ एक दिन कुछ काम नहीं था तो मैंने ऐसे ही लिखना शुरू की और फिर वो एक नोवेल प्रोबेबली बन गया। सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, और फिर जब मैंने इस नोवेल को पढ़ी तो वो मेरे टेस्ट ऑफ नरेशन को सेटिस्फाई कर चुका था, तो मैंने एक नोवेल लिख दी। तो बाय एक्सीडेंट अमृत रोय को जो है वो नोवेल लिखना शुरू किए थे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। नाउ फिर मुकुंद उनसे सवाल पूछता है,
Talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of Name of the Rose. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग इंटरव्यू में मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पर कि हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ देखो इनके इस बुक के बारे में कि इनका ये बुक बहुत ही फेमस हुआ, ठीक है, 10 मिलियन कॉपी सेल हुआ, तो ये फेमस हो गए, तो ये आए इंटरव्यू देने, बताया था ना मैंने। अभी देखो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम। तो मुकुंद उनको क्या बोलता है, क्या कहता है, देखो कि हाँ सब कुछ तो बहुत अच्छा है, बहुत ही फेमस एकेडमिक पर्सन है, राइट, और आप एक स्पेक्टेक्युलरली एक फेमस, बहुत ज्यादा फेमस हो गए अपने द नेम ऑफ द रोज के पब्लिकेशन के बाद, ठीक है। आपने 5 नोवेल्स लिखी है अगेंस्ट मेनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, और आपने कम से कम 20 तो लिखा ही होगा नोवेल्स, ठीक है। फिर अमृतरी को क्या कहते हैं, अरे नहीं मैंने 40 लिखी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट मुकुंद, ओवर 40 लिखा है आपने, अमॉन्ग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स। तो सेमियोटिक्स मैंने आपको कहा स्टडी ऑफ साइंस है, साइंस है, SIGNS, ओके। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अमृत इको एंड दे विल से ओह ही इज द नोवेलिस्ट, डज दैट बॉदर यू। अब सपोज कर लो कि आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो, ठीक है आप क्रिकेटर हो और आप अच्छे स्कूल में परफॉर्म भी करते थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एकेडमिक स्टूडेंट में आप बहुत अच्छा स्कोर करते थे, तो आप एक प्रोफेसर हो गए और आपका पैशन था क्रिकेट खेलना, ठीक है, या लड़कियों सोच लो कि आपको पैशन था बैडमिंटन खेलना या कुछ भी। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको प्रोफेसर ना बुला के मैं आपको एक नोवेलिस्ट या सॉरी एक क्रिकेटर बुला रहा हूं, तो आपको क्या बॉदर करेगा, क्या होगा, आप क्या सोचोगे, भाई ठीक है ना मैं तो प्रोफेसर भी हूं, तो प्रोफेसर भी तो बोल सकता है, प्रोफेसर नहीं क्यों नहीं कह रहा है, ये मुझे क्रिकेटर क्यों कह रहा है, ठीक है। तो सेम चीज मुकुंद उनको बोलता है कि आप तो बहुत अच्छे प्रोफेसर हो ना, तो जब आपको लोग बोलते हैं, आपको अमृत इको को एक नोवेलिस्ट की तरह पहचानते हैं, तो आपको बुरा लगता है, या फिर आप क्या चाहते हो कि अमृत इको को लोग प्रोफेसर की तरह ही पहचाने, क्योंकि वो तो प्रोफेसर भी थे। तो मुकुंद उनसे सवाल पूछता है कि एक सिंपल सी बात बताइए अमृत इको जी, कि आपको अगर लोग नोवेलिस्ट की तरह पहचानते हैं कि अमृत इको ही इज अ नोवेलिस्ट, आपको ये लोग इस तरीके से नहीं जानते कि अमृत इको द प्रोफेसर, तो आपको क्या बॉदर करता है, ये चीज बुरा लगता है आपको। तो अमृत इको क्या बोलता है, यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज। तो वो क्या कहते हैं, हाँ मुझे बॉदर तो करता है, क्योंकि मैं नोवेलिस्ट ही काम नहीं करता, मैं सिर्फ नोवेल्स ही नहीं लिखता, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। तो मुझे नहीं पसंद कि लोग मुझे प्रोफेसर ना कहकर वो मुझे नोवेलिस्ट कहकर पहचान रहे हैं, तो मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है ना, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूं, और नोवेल्स तो मैं संडे को लिखता हूं, राइट। तो देखो वो क्या कहते हैं, बट कहां थे हम, हाँ, हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडे। ऊपर से ऐसा भी नहीं कि मैं रोज नोवेल लिखता हूं, मैं तो सिर्फ संडे को नोवेल लिखता हूं, तो मेरे उस काम को ज्यादा महत्व दिया जाए जो मैं रोज करता हूं, जो कि है प्रोफेसर, राइट। नोवेल्स तो मैं तो सिर्फ संडे को लिखता हूं ना। देखो नेक्स्ट, इट्स नॉट अ जोक, तो ये जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में, ना कि कोई पेन क्लब्स या राइटर्स का मीटिंग। तो सपोज कर लो अगर कोई नोवेलिस्ट पर्सन है, ठीक है, तो वो किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, अपने नोवेल्स के मीटिंग्स को, अपने राइटर्स के मीटिंग्स को, राइट। बट यहाँ पर अमृत को क्या कहते हैं कि लोग मुझे नोवेलिस्ट करके पहचानते हैं ना, बट तुम्हें पता है मैं एकेडमिक मीटिंग्स को अटेंड करता हूँ, बट मैं राइटर्स या पेन क्लब्स की मीटिंग को अटेंड ही नहीं करता, तो मुझे लोग नोवेलिस्ट कहके क्यों पहचान रहे हैं, ठीक है। I identify myself with academic community. मैं अपने आप को academic community से identify करता हूँ. But okay, if they have read only the novels. Now they कौन है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, ठीक है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोग मुझे सिर्फ मेरे नोवेल से पहचान रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो लाफ करते हैं और श्रग करते हैं, श्रग यानी कि हंसते हंसते शोल्डर को ऐसे हिलाना, ठीक है। देखो, I know that by writing novels I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. तो वो क्या कहते हैं, मुझे पता है कि मैं अगर क्या कहते हैं, राइटिंग नोवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस। तो मुझे पता है कि अगर मैं नोवेल्स को लिखता हूँ ना, तो मैं लार्जर ऑडियंस के पास जा रहा हूँ, तो लोग मुझे ज्यादा पहचानते हैं नोवेल्स लिखने पे। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स। तो मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मेरे सेमियोटिक्स पे 1 मिलियन रीडर्स होंगे, लाइक सीरियसली। देखो मुकुंद क्या कहता है उस पे, दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने जो जवाब दिया ना, इसी जवाब पे मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। देखो क्या, द नेम ऑफ द रोज एक बहुत ही सीरियस नॉवल है, वेरी सीरियस नॉवल। इट इज डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इट इज ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स,
theology, medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all about this? अब देखो क्या कहते हैं, yarn at one level, but it also delves. अब वो क्या कहते हैं कि आपने जो नोवेल लिखी है द ऑफ द रोज, वो तो मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में, यानी कि मिडिल एज हिस्ट्री के बारे में, राइट? तो भी इसको इतने ह्यूज नंबर में लोग देख रहे हैं। ये मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में आपने जो नोवेल लिखी है द नेम ऑफ द रोज, इसमें इतने ऑडियंस हैं, क्या आपको ये बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं लगा? क्या आप इससे पजल नहीं हुए? देखो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, नंबर 3 को, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड। मैं तो पजल नहीं होता, बट तुम्हारे जैसे जर्नलिस्ट जरूर पजल हो जाते हैं, ठीक है? एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी जो पब्लिशर्स होते हैं वो पागल हो जाते हैं कि भाई कैसे लोग इतना ज्यादा ह्यूज नंबर में कॉपीज खरीद सकता है। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। तो क्या कहते हैं मित्र को कि इससे पता चलता है कि लोगों को ना ट्रैश पढ़ना पसंद है, ना कि कोई डिफिकल्ट रीडिंग्स। तो समझ में आ गया था मुझे कि भाई लोग ट्रैश ही पढ़ेंगे, तो लिख दो, ठीक है? कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट। तो वो कह रहे हैं मित्र को कि चलो मान लो, तुम अज्यूम कर लो कि प्लैनेट में 6 बिलियन पीपल है, ठीक है? नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज। और तुम इमेजिन कर सकते हो कि नेम ऑफ द रोज जो मेरा पब्लिश हुआ था, उसका जो कॉपीज है वो 10 से 15 मिलियन कॉपी सेल हुई है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो ये चीज? So in a way I reached only a small percentage of readers, but it is exactly these kinds of readers who don't want easy experience. तो क्या कहते हैं? So in a way, तो मैं समझ गया था, I reached only a small percentage of readers. तो मैं सिर्फ small percentage of readers के बारे में सोच रहा हूँ, but it is exactly these kinds of readers who don't want easy experience. तो ये वही readers है जिनको easy experience नहीं चाहिए, or at least don't always want this. I myself at 9 PM after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. तो वो क्या कहते हैं कि इवन मैं खुद पूरे दिन नोवेल लेके नहीं बैठता। लोग सोच रहे हैं ना कि भाई अम्बत्तुरे को कितना बड़ा नोवेल है, पूरा दिन बिजी रहता होगा, मीटिंग्स अटेंड करता होगा। मैं ना तो मीटिंग अटेंड करता हूँ, ना मैं रोज नोवेल लिखता हूँ, सिर्फ संडे को नोवेल लिखता हूँ। इवन मैं खुद 9 बजे के बाद, जब मेरा सर काम नहीं करता ना, तो 9 बजे के बाद मैं कुछ टेलीविजन शोज देखता हूँ। तो कौन कौन सी है? एक है मियामी वाइस और एक है इमरजेंसी रूम, और मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ इवन, ठीक है? अब मुकुंद क्या कहता है, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that? अब देखो मुकुंद क्या कहते हैं, ये जो आपको इतना ह्यूज सक्सेस मिला है नोवेल का, तो क्या ऐसा है कि ये इस फैक्ट से डील करता है कि ये मिडिल एज हिस्ट्री था? ओके, नाम मित्र को देखो क्या बोलते हैं, दैट्स पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल हो सकती है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। बट मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। I often tell stories like a Chinese wise man. मैं हमेशा ना चाइनीज वाइस मैन की तरह स्टोरी बोलता हूँ, ठीक है? My American publisher, मेरा एक अमेरिकन पब्लिशर था, said while she loved my book, तो जब उसको मेरा बुक बहुत पसंद था तो उसने मुझे ये बात बताई थी, she didn't expect to sell more than 3000 copies. तो उसने सोचा था कि आप जो मेरी बुक द नेम ऑफ द रोज है उसके सिर्फ 3000 कॉपी सेल होंगे, वो बस ये एक्सपेक्ट की थी। When nobody has seen a cathedral or studies Latin, तो वहां पर लोग कैथेड्रल और लैटिन स्टडीज कर ही नहीं रहे थे, ठीक है? I was given an advance for 3000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. तो जहां पर लोगों को कैथेड्रल चर्च वगैरह जाना चाहिए, रिलीजियस चीज करनी चाहिए, वहां पर लोग रिलीजियस चीज नहीं करके मेरे कॉपीज में इंटरेस्ट डाल रहे थे। सो वहां पर मुझे पहले ही 3000 कॉपीज की एडवांस बुकिंग आ गया था, बट एट द एंड पता है 3000 कॉपीज ही सिर्फ नहीं सेल हुआ, वहां पे 2 से 3 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी यूएस में, ठीक है? A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is a mystery. तो मुझे लगा कि भाई जो भी है ये चीजें, जो भी मेरा बुक का सक्सेस हुआ था, जो भी सक्सेसफुल पॉइंट मिला मुझे, वो सब कुछ सिर्फ एक हिस्ट्री है, सब कुछ सिर्फ एक कुछ ट्रिक था, कुछ छिपा हुआ सा ट्रिक था। I think the success of the book is my mystery. Nobody can predict it. I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, तो मैंने ये सोचा है, मैंने ये प्रेडिक्ट किया है कि शायद नेम ऑफ द रोज जो है वो 10 years earlier लिखा होगा, 10 years बाद में लिखा होगा, इट वुडंट हैव बीन द सेम। तो ये सेम नहीं होता, शायद लोग इसे खरीदते नहीं, ठीक है? अगर मैं 10 साल पहले 10 साल बाद में लिखता तो ये शायद लोग खरीदते ही नहीं ना। Why it worked at that time is a mystery. बट वो उस वक्त क्यों चला, उस वक्त इतना क्यों लोगों ने उसको खरीदा, ये सिर्फ एक मिस्ट्री है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर हमारी स्टोरी तो खत्म हो जाती है, बट नाउ वी विल रीड हमारा स्टोरी का समरी क्या है, स्टोरी की थीम क्या है। क्लियर? वेट करो, देखो समरी। इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक नॉन फिक्शन पीस है
दैट डिस्कसेस द नेचर, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरव्यूज, जो नेचर, पर्पस या इंटरव्यूज के सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करती है। द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 क्या है? टॉक्स अबाउट हाउ इंटरव्यू हैव बिकम अ कॉमन फीचर ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि किस तरीके से हमारे मॉडर्न लाइफ में इंटरव्यू जो है वो एक कॉमन फीचर हो चुका है। ठीक है। Some people believe in interviews are useful because they help us learn about famous personalities and their thoughts. तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इंटरव्यू अगर हो जाए तो हमारे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में कुछ हमें पता चलेगा, उनके थॉट्स के बारे में हम कुछ जान जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अदर, और कुछ लोग क्या सोचते हैं, बहुत लोग स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं इंटरव्यूज को, कॉलिंग देम इंट्रूसिव एंड इमोरल। वो सोचते हैं कि भाई ये ना इंट्रूसिव चीजें हैं, ये इमोरल चीजें हैं, जो चीज नहीं होनी चाहिए। तो दो तरीके के लोग हैं, एक जिनको बहुत अच्छा लगता है, जो दूसरे जो सोचते हैं कि ये इमोरल है, ये इंट्रूसिव थॉट्स है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट बहुत ना करने के बावजूद भी इंटरव्यूज बहुत ही पॉपुलर है, बिकॉज दे सेटिस्फाई पीपल्स क्यूरियोसिटी एंड प्रोवाइड इनसाइट इनटू पब्लिक फिगर्स, क्योंकि ये लोगों का जो क्यूरियोसिटी होता है ना, उसको सेटिस्फाई करता है। जैसे मेरा क्यूरियोसिटी था तलविंदर जी के बारे में जानने का, तो मैंने जाके इंटरव्यू देखी, तो लोगों के क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करती है इंटरव्यू। ये था पार्ट 1 की व्हाट इज इंटरव्यू। ओके, नाउ पार्ट 2 में क्या है? नाउ पार्ट 2 एक एक्चुअल इंटरव्यू है, जहां पर एक इटालियन राइटर है, स्कॉलर है, अम्बत्रो इको। ठीक है। इको टॉक्स अबाउट हिज अर्ली एकेडमिक इंटरेस्ट, तो अपने एकेडमिक इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, हिज डॉक्टरल थीसिस एंड हाउ हिज एकेडमिक रिसर्च हेल्प्ड हिम बिकम अ नोवेलिस्ट, और किस तरीके से उनके एकेडमिक रिसर्च जो है वो उनको नोवेलिस्ट बनने में हेल्प करता है। He explains that he writes novels only on weekends, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि नोवेल्स वो सिर्फ वीकेंड्स पे ही लिखते हैं, एंड कंसिडर्स राइटिंग अ फॉर्म ऑफ प्ले एंड रिलैक्सेशन, और वो क्या करते हैं कि वो अपने राइटिंग्स को बहुत ही प्लेफुल और बहुत ही रिलैक्सेशन बनाते हैं। Eco also shares how he manages time efficiently and believes that empty spaces in life help people stay creative, तो वो क्या कहते हैं, इको बताते हैं कि किस तरीके से टाइम एफिशिएंटली मैनेज करने से एम्प्टी स्पेसेस जो है लाइफ में वो भी क्रिएटिव हो सकता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी थी ना कि जब तक तुम एलिवेटर का वेट करो तब तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँ, तो वो क्या कहते हैं, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमें क्रिएटिविटी सिखाती है कि अगर तुमने 5 मिनट बचाई है ना, तो 5 मिनट में कुछ काम कर लो। ठीक है। ओवरऑल द चैप्टर हाईलाइट्स डिफरेंट व्यूज ऑन इंटरव्यूज, तो अलग अलग व्यूज है सबका इंटरव्यूज के ऊपर, और ये दिखाता है हाउ दे कैन रिवील अ पर्सन्स आइडिया, किस तरीके से किसी भी पर्सन का आइडिया को रिवील कर सकता है, उसके लाइफस्टाइल को रिवील कर सकता है, उसके फिलोसॉफी को रिवील कर सकता है, व्हेन डन मीनिंगफुली। ओके, तो ये था हमारा समरी ऑफ द चैप्टर द इंटरव्यू। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टोरी की थीम क्या है, तो बहुत इजी है। देखो, सेंट्रल थीम ऑफ द इंटरव्यू इज द इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ इंटरव्यूज इन मॉडर्न लाइफ, कि इस मॉडर्न लाइफ में इंटरव्यू का क्या लेना देना है। ठीक है। और साथ ही कंट्रोवर्सी भी सराउंड करता है, साउंडिंग है बहुत ज्यादा। चैप्टर क्या हाईलाइट करता है, कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज। पहला क्या है, सपोर्टर्स बिलीव इंटरव्यूज आर वैल्यूएबल बिकॉज दे हेल्प अस एंड अंडरस्टैंड द आइडियाज, पर्सनालिटीज एंड ओपिनियंस ऑफ वेल नोन पीपल। तो हमें क्या बोला गया कि जितने लोग इंटरव्यू को सपोर्ट करते हैं कि हाँ इंटरव्यूज होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ये क्या चीज है, ये उनको हेल्प करते हैं किसी भी इंसान के बारे में, उनके आइडियाज को जानने के लिए, उनके पर्सनालिटीज को जानने के लिए, साथ ही उनके ओपिनियंस को जानने के लिए। ठीक है। क्रिटिक्स कंसिडर्स इंटरव्यूज इंट्रूसिव, इंटरव्यूज बहुत ही इंट्रूसिव है, अनएथिकल है, आर्ग्यूइंग दैट दे इन्वेड प्राइवेसी एंड डिस्टर्ब क्रिएटिव माइंड्स, तो ये क्रिएटिव माइंड्स को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। थ्रू द इंटरव्यू ऑफ अमृतो इको, चैप्टर ऑल्सो एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो अमृतो इको के इंटरव्यू से, ठीक है, चैप्टर ये भी एक्सप्लोर करती है कि किस तरीके का क्रिएटिविटी है, टाइम मैनेजमेंट है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होता है, बैलेंस होता है एकेडमिक वर्क और क्रिएटिव राइटिंग में। ठीक है। It shows how meaningful interviews can provide deep insights into a person's life and thought process. Overall, story ये emphasize करती है, despite criticism, कि कितना भी criticism हो, interviews हमारे लिए बहुत important role है। ठीक है। और important role क्यों है, क्योंकि वो knowledge spread करने में help करती है। ठीक है। Connecting the public with influential personalities. ठीक है ना? Okay. Next. Character sketch of अम्बत्रो इको. Now, अम्बत्रो इको is presented as a brilliant, intellectual and multi-talented scholar. तो अम्बत्रो इको जो है बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड स्कॉलर है। ही इज अ प्रोफेसर, प्रोफेसर है, वो फिलोसोफर है, लिटरेरी क्रिटिक है, नोवेलिस्ट है, और वो दिखाते हैं किस तरीके का वाइड रेंज ऑफ नॉलेज और इंटरेस्ट इंसान के अंदर हो सकता है। क्लियर? ही इज हाईली डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन पर्सन है, ऑर्गेनाइज्ड है, मैनेजिंग हिज टाइम एफिशिएंटली बाय राइटिंग नोवेल्स, और वो अपने टाइम को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करते हैं।
ठीक है। ओनली ऑन वीकेंड्स वाइल फोकसिंग ऑन एकेडमिक वर्क ड्यूरिंग वीकडेज, तो ये सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, अपने एकेडमिक वर्क और अपने वीकडेज पे फोकस करते हैं। इको बिलीव्स इन यूजिंग एम्प्टी स्पेसेस इन लाइफ प्रोडक्टिवली व्हिच रिफ्लेक्ट्स हिज क्रिएटिव एंड फिलोसॉफिकल माइंडसेट। तो क्या बोलते हैं, इको बिलीव करते हैं कि भाई एम्प्टी स्पेसेस का भी यूज करो, जो 2-3 मिनट बचता है ना उसका भी यूटिलाइज करो, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंसान का क्या क्रिएटिविटी हो सकता है, क्या फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हो सकता है। डिस्पाइट हिज फेम, इतना फेम मिलने के बावजूद भी इको जो मित्रों इको है वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही प्लेफुल है। ही कंसिडर्स राइटिंग नॉट एज अ प्रेशर, तो उनको लगता है कि भाई राइटिंग कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट एज अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन एंड एंजॉयमेंट। तो राइटिंग किसी के लिए बहुत ही एंजॉयमेंट या बहुत ही रिलैक्सिंग होना चाहिए, ठीक है। His curiosity, sharp intellect and clarity of thought make him an engaging interview। और उनका जो क्यूरियोसिटी है, जो शार्प इंटेलेक्ट है, ये इनको बहुत ही एक एंगेजिंग इंटरव्यू बनाता है, ठीक है। ओवरऑल अम्बेत्रो इको इमर्जेस एज अ क्रिएटिव जीनियस, तो बहुत ही क्रिएटिव जीनियस है विद अ बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ, तो अपने लाइफ का बैलेंस करके रखे हैं। प्रोफेसर भी अच्छे से बने हुए हैं, साथ में नोवेलिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। कंबाइनिंग स्कॉलरशिप विद इमेजिनेशन एंड डिसिप्लिन, तो अपने स्कॉलरशिप को अपने इमेजिनेशन और डिसिप्लिन से कंबाइन कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे अम्बेत्रो इको, और यहां खत्म होता है हमारा चैप्टर द इंटरव्यू। देखो भाई आपके पास कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैंने विस्तार भी स्टार्ट कर दी है आपकी वीडियोस अपलोड करना, ताकि आपका चैप्टर पूरा बैलेंस्ड रहे। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगले वीडियो के लिए वेट करो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।